नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और शाम के 7:30 बजे हैं। बात उत्तराखंड की होगी। सबसे पहले बात गैरसैंण की कर लेते हैं, जिसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद कमिश्नरी भी घोषित कर दिया गया। और अब कैसे गैरसैंण में विकास होगा, इसके लिए सीएम खुद सामने आए। सीएम ने गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास का रोड मैप मीडिया के सामने रखा। सीएम ने बताया कि पूरे इलाके के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें सचिवालय निर्माण, पेयजल, सिंचाई, स्टेडियम का निर्माण होगा। तो दिवाली खाल से भराड़ीसैंण तक डबल लेन रोड भी बनाई जाएगी। गैरसैंण में परिवहन डिपो खुलेगा, तो पुलिस कमिश्नर, डीआईजी और टाउन प्लानिंग ऑफिस भी बनाया जाएगा। इसके अलावा हेलीपैड के विस्तार के लिए भी बजट दिया गया है। सीएम ने कहा कि पिछले 4 सालों में हमने विकसित उत्तराखंड की नींव को मजबूत किया है और कहा कि हमारा फोकस 4 क्षेत्रों पर है: स्वस्थ उत्तराखंड, सुगम उत्तराखंड, स्वावलंबी उत्तराखंड और सुरक्षित उत्तराखंड। पिछले 4 वर्षों में हमने प्रयास किया है कि उत्तराखंड जो विकसित राज्य की हमारी परिकल्पना है, उसकी नींव को हम मजबूत करें और उसी दृष्टि से अपने राज्य के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर और जो हमारे पास प्लान का जो भी पैसा हमारे पास है, हमने उसका उपयोग करने का प्रयास किया है। और कल्पना यही है और जो हमारा फोकस है वो 4 विषयों पर है: स्वस्थ उत्तराखंड, सुगम उत्तराखंड, स्वावलंबी उत्तराखंड और सुरक्षित उत्तराखंड। इन 4 विषयों पर हमने फोकस किया है। और अब इस बीच गैरसैंण को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा ऐलान किया और बड़ी बात कही है। खबर यह भी है कि 8 मार्च को भी गैरसैंण को लेकर कुछ ऐलान हो सकते हैं। खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बात कही है। सीएम आज मीडिया से मुखातिब हुए थे और यहीं पर उन्होंने बताया कि 8 मार्च को कुछ और ऐलान होंगे, जिससे गैरसैंण का विकास होगा। 8 मार्च को गैरसैंण में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। माना यह जा रहा है कि गैरसैंण को लेकर 8 मार्च को भी एक बड़ा ऐलान हो सकता है। और बाकी मैं 8 तारीख कुछ और करूंगा या बजट में कुछ कर दूंगा उसमें। और बाकी मैं 8 तारीख कुछ और करूंगा या बजट में कुछ कर दूंगा उसमें। धन्यवाद। त्रिवेंद्र सरकार के गैरसैंण में लाए गए बजट को बीजेपी ने मील का पत्थर करार दिया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि बजट से जहां स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो हेल्थ सिस्टम भी बेहतर होगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये बजट काफी मददगार साबित होने वाला है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में पूरा प्रोविजन किया गया है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि ये बजट जो है इस प्रदेश के आर्थिकी को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ लोगों की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए एक सार्थक सिद्ध होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के ठीक 1 साल बाद गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित किया गया, लेकिन अब इस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। ये लगातार दूसरा साल था जब 4 मार्च को सीएम ने गैरसैंण को तोहफा दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को इस बार तोहफा दिया कमिश्नरी का। चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों को मिलाकर राज्य की तीसरी कमिश्नरी गैरसैंण बना दी गई। लेकिन विपक्ष को यह फैसला रास नहीं आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिना जिले की, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ऐसी कमिश्नरी। पौड़ी में आज तक ये अपना कमिश्नर नहीं बैठा पाए। कमिश्नर पौड़ी जो है वो आज भी देहरादून से संचालित हो रहा है। नैनीताल में इसलिए बैठ रहे हैं, सुविधाजनक जगह है। यहाँ कमिश्नर को बैठाना इनके लिए बड़ी बात होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले यहाँ डीएम को बैठाते, इसको जिला घोषित करते, तब जाके हम समझ सकते थे इसका कोई लाभ होगा। इसका आम जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। कभी आपने सुना कि जहाँ कमिश्नरी हो वो जिला विहीन हो? अगर कमिश्नरी की स्थापना मुख्यमंत्री जी गैरसैंण में करना चाहते हैं तो पहले इसे जिला तो घोषित करो। मुख्यमंत्री जी क्यों डर रहे हो जिला घोषित करने से? करिए जिला घोषित। ये जो है सिर्फ चुनाव लाभ के लिए इस तरीके की घोषणा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया कि विपक्ष तो गैरसैंण आना ही नहीं चाहता। पहले इनको राजधानी पर ऐतराज था, तो अब गैरसैंण के विकास पर ऐतराज है। हम एक्चुअल घोषणा करना चाहते हैं, इसलिए हमने 2 साल पूरी तैयारी में लगाया। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाएंगे, काम कैसे करेंगे, पानी कहां से आएगा,
पानी की व्यवस्था क्या होगी, हवाई पट्टी कैसे बनेगी, हेलीपैड का निर्माण कैसे होगा। जब सारी तैयारी हमारी हो गई, अब हमने इसको एक धरातल पर मूर्त रूप देना शुरू किया है और आप देखेंगे हवाई पट्टी के लिए भी काम शुरू होगा। हेलीपैड यहाँ ऐसा बनेगा कि जहाँ 3, 4, 5 हेलीकॉप्टर एक साथ उतर सके। अब चुनावी साल है, इसलिए फैसला कुछ भी हो, सियासत होना तय है। लेकिन सीएम ने गैरसैंण को सिर्फ कमिश्नरी ही नहीं बल्कि विकास के लिए 350 करोड़ का प्रावधान करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए गैरसैंण से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। तो गैरसैंण पर तो सियासत चल ही रही है। इधर बजट सत्र के 5वें दिन गन्ना किसानों का मुद्दा उठा और गन्ना पर गदर देखने को मिली है। कांग्रेस विधायक हाथों में गन्ना लेकर पहुंचे, गन्ना मूल्य को लेकर हंगामा किया। विपक्ष ने गन्ना मूल्य को महंगाई के अनुपात में बढ़ाने की मांग की और कहा कि गन्ना किसानों की हालत दयनीय हो रही है। इस दौरान कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन सदन में ही रोने लगे। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया गया कि दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में गन्ना मूल्य ज्यादा है और इस बजट में भी 245 करोड़ की एडवांस व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। डीजल की कीमतें 54 रुपए प्रति लीटर से आज 85 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच चुकी। जो यूरिया वगैरह फर्टिलाइजर है वो लगभग 30% के लगभग महंगा हो चुका। लेबर लगभग दुगनी के लगभग पहुंच चुकी। सरकार ने सर्किल रेट लगभग 90 से 100% बढ़ा दिए। हर चीज बढ़ रही है भाई, किसान के आप पैसे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? हम पंजाब से 15 रुपए, राजस्थान से 12 रुपए, महाराष्ट्र से 42 रुपए, उत्तर प्रदेश से 2 रुपए, इस प्रकार ये गन्ने का मूल्य इस समय हम दे रहे हैं। यानी हिंदुस्तान में जितने ये एसएपी देने वाले राज्य हैं, एक आध कोई हरियाणा होगा, हो सकता है हमसे ज्यादा उसका मूल्य अभी मैं नहीं मंगा पाया, लेकिन बाकी देश में गन्ने का सर्वाधिक मूल्य अगर कोई दे रहा है तो उत्तराखंड राज्य दे रहा है। तो कांग्रेस ने चुनावी साल में सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। 14 मार्च से कांग्रेस पूरे राज्य में अलग अलग जन आक्रोश रैली की तैयारी में है। 10 दिन के अंदर राज्य के 8 जिलों में रैली का प्रोग्राम है और हर रैली कांग्रेस के लोकल नेताओं और टिकट के उम्मीदवारों का इम्तिहान भी है। श्रीनगर से रैलियों की शुरुआत होनी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव अब तक राजधानी देहरादून में धरने और प्रदर्शन पर दिखे, लेकिन जिलों में टिकट के दावेदार नेता कितने तैयार हैं, इसका अंदाजा हर जन आक्रोश रैली में जुटने वाली भीड़ से लग सकेगा। तमाम नेता, तमाम हमारे चाहे विधायक लड़े हुए लोग हों, चाहे विधायक लड़ने जो चाहते हैं वो लोग हों, चाहे हमारे जिले के पदाधिकारी हों, प्रदेश के पदाधिकारी हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन रैलियों में लाएं। और इधर देहरादून से आज एक बड़ी खबर आई। यहां पर आईएमए कैडेट्स के बीच मारपीट की खबर आई है। 3 मार्च की रात का वाकया है जब कैडेट्स के 2 ग्रुप आमने सामने हो गए, जिनमें 4 कैडेट्स को गंभीर चोट भी पहुंची है। बताया ये जा रहा है कि मामूली विवाद पर इनके बीच झगड़े की शुरुआत हुई थी, जो बाद में मारपीट में बदलती चली गई। आईएमए प्रशासन ने इस पर जांच बैठा दी है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी देहरादून से हमारे साथ मौजूद है। भारती, आईएमए कैडेट्स की बात की जाए तो ये बहुत ही अनुशासन वाले होते हैं और उनके बीच इस तरह की हरकत, क्या पूरी खबर? देखिए, अभी ये सेशन शुरू हुआ है और नया सेशन था। ये बताया जा रहा है कि एकदम नए कैडेट्स थे ये, जो कि आपस में बहुत ही मामूली बात वहां पर हुई और उसमें इन लोगों के बीच में आपस में बहस हो गई, बात हाथापाई तक पहुंच गई। और 3 तारीख की रात का ये पूरा इंसिडेंट बताया जा रहा है, जिसमें जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है वो ये है कि 2-3 कैडेट्स काफी गंभीर रूप से इसमें चोटिल हुए हैं। तो उनको आईएमए प्रशासन जो है इलाज करवा रहा है और पूरे मामले पर काफी गंभीर भी है प्रशासन। सीधे तौर पर जांच की गई है इस पूरे मामले पर और अभी जो ऑफिशियल वर्जन है वो यही है कि आगे आईएमए इस पर तभी कुछ कह पाएगा जब इस पूरे मामले की जांच पूरी हो जाएगी। जी भारती, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जांच बिठा दी गई है और जांच के बाद आगे क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। इधर चमोली के रानी तपोवन में आई आपदा के बाद सिर्फ 8 दिन के अंदर सेना ने नया पुल बना दिया। ये बैली ब्रिज प्रदेश का सबसे लंबा बैली ब्रिज है और इसमें 30 टन तक की गाड़ियां भी जा सकती हैं। बीआरओ ने अपने भारी वाहनों की आवाजाही भी इस पुल के जरिए शुरू कर दी है। 7 फरवरी को आपदा आई थी और इस आपदा में नीति घाटी को जोड़ने वाला ये पुल बह गया था, जिससे इस पूरे इलाके का संपर्क टूट गया था। लेकिन भारी मशीनों के साथ सैकड़ों मजदूरों ने दिन रात काम किया, सिर्फ 8 दिन में नया पुल तैयार कर दिया।
ब्रिज हमने 25 फरवरी को शुरू किया था और मात्र 8 दिन में हमने ये ब्रिज को तैयार कर दिया गया है। इस ब्रिज को तैयार करने में हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जितने ब्रिज के पार्ट्स हैं काफ़ी भारी होते हैं और ये फार ऑफ प्लेसेस से हमने कलेक्ट किया है, जैसे पठानकोट, जम्मू, धारचूला, रिमखेम, निलौंग, नागा। तो इसमें हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और चलिए अब हम आपको हरिद्वार महाकुंभ की अद्भुत तस्वीरें दिखाते हैं। मेले में अखाड़ों की पेशवाई का दौर लगातार जारी है। निरंजनी, जूना और अग्नि अखाड़े के बाद अब आनंद अखाड़े की पेशवाई आज निकली। इस पेशवाई में बड़ी संख्या में नागा संत मुख्य आकर्षण का केंद्र बने। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि आनंद अखाड़ा निरंजनी अखाड़े का छोटा भाई है और कुंभ मेले की सभी गतिविधियों में निरंजनी अखाड़े के साथ ही रहेगा। वहीं आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज ने कहा कि बड़ी संख्या में नागा सन्यासी हरिद्वार की पवित्र भूमि पर आ गए हैं। की पेशवाई है जो निरंजनी अखाड़े का छोटा भाई कहा जाता है। लोगों के भ्रम इस स्थिति में रहे, इसलिए मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि पेशवाई हमारे इष्ट देव की होती है। साधु संत एक दूसरे अखाड़े में समावेश कर सकते हैं, लेकिन इष्ट देव नहीं कर सकते। पेशवाई तो हमेशा खास ही होती है, जहाँ पर संत महापुरुष आध्यात्मिक शक्तियाँ आती हैं वो अपने आप में ही विशेष होती है। तो आज विशेषताएं तो आध्यात्मिक शक्तियों की है। नागा सन्यासियों के माध्यम से जो हरिद्वार की भूमि पर पूरे समस्त भारत से जो संत महापुरुष, सिद्ध महापुरुष आए हैं, आज उनकी चरण रज पूरे हमारे हरिद्वार के नगरवासियों को आशीर्वाद के रूप में मिलेगी। और आज आह्वान अखाड़े की पेशवाई भी निकली। पांडेवाला से ये पेशवाई निकाली गई और फिर आनंद अखाड़े के तरह यहाँ भी मुख्य आकर्षण का केंद्र नागा सन्यासी ही रहे। पेशवाई को देखने के लिए लोग छतों पर पहुंच गए और वहां से फूलों की बारिश हुई। और कुंभ के दौरान हरिद्वार में 25 अलग अलग पॉइंट से ट्रैफिक की एंट्री होगी, लेकिन खास तौर पर यूपी से आने वाले 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से हैवी ट्रैफिक कुंभ के शाही स्नान में आ सकता है। आईजी संजय गुंजाल का कहना है कि बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ 4 वो जिले हैं जहां से आने वाले ट्रैफिक के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी और अगर शाही स्नान पर ज्यादा ट्रैफिक आता है तो उसे डाइवर्ट किया जाएगा। यूपी का बहुत बड़ा रोल है। यूपी में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से मिले हैं, लेकिन जो डाइवर्जन स्कीम में इवन मेरठ जनपद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहाँ के जो एडीजी साहब है उनसे भी हमने ट्रैफिक को लेकर मीटिंग की थी। इधर चमोली के जंगलों में लगातार आग की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे से लगे बैराणु के ऊपर जंगलों में ये भीषण आग लगी, जिसमें लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। कई अन्य इलाकों में भी जंगलों में आग की घटना देखने को मिल रही है, लेकिन वन विभाग की कोशिशें आग को बुझाने में अब तक नाकाम साबित हो रही हैं। उधर हरिद्वार में हाथी के पहुंचने से हड़कंप मच गया। हम 3 तस्वीरें आपको आज दिखा रहे हैं, जिसमें गुरुवार रात की जूना अखाड़ा के पेशवाई के दौरान भीड़ को देखकर एक हाथी बिदक गया। हाथी के बिदकने से लोगों के बीच हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि वक्त रहते महावत ने हाथी पर काबू पा लिया। वहीं ऋषिकेश की ये तस्वीर देखिए, जहां पर एम्स रोड पर आज सुबह बेखौफ घूमता हाथी लोगों को खौफजदा कर रहा था। सड़क पर घूमते हाथी को हरिद्वार रोड पर पहुंच गया और फिर यहाँ के डिग्री कॉलेज में घुस गया। तो वहीं हरिद्वार के हरिपुर कला में घनी आबादी के बीच आज सुबह अचानक एक हाथी पहुंच गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ गई। फिर वन विभाग के अधिकारियों ने हवाई फायरिंग कर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। उधर कुमाऊं के नॉर्थ जोन में गुलदार के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। आलम यह है कि बिगड़ते इकोसिस्टम की वजह से जंगलों में गुलदार को जरूरी खुराक नहीं मिल पा रहा। यही वजह है कि इसकी कीमत इंसानी जिंदगी चुका रही है। कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों में इस बार सबसे ज्यादा गुलदारों के हमले देखने को मिले हैं। बरसात के बाद नॉर्थ जोन में शामिल इन जिलों में अब तक 102 लोग गुलदार के हमलों में घायल हो चुके हैं, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा इंसानों को गुलदार अपना निवाला बना चुके हैं। हालात ये है कि अब तक वन महकमा 10 गुलदारों को आदमखोर घोषित कर ढेर भी कर चुका है। इतना ही नहीं, 25 गुलदार प्राकृतिक रूप से मरे हुए भी मिले हैं। इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में घटनाएं ज्यादा हुई हैं और काफी ज्यादा हुई हैं और निरंतर ये बढ़ ही रही हैं। और जो है इस वर्ष जो है मानव जीव संघर्ष में करीब 102 लोग घायल हुए हैं और 22 लोगों की मृत्यु हुई है।
अभी तक जो है 25 गुलदार प्राकृतिक रूप से मृत पाए गए हैं। गुलदारों के इंसानों पर हमलों में आई तेजी के लिए पहाड़ का बिगड़ता इकोसिस्टम सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। जानकारों की माने तो पहाड़ के जंगल पूरी तरह खाली होते जा रहे हैं। इन जंगलों में भले ही गुलदारों की संख्या में इजाफा हुआ हो, लेकिन दूसरे जंगली जानवरों की संख्या तेजी से घटी है। ऐसे में भोजन की जरूरत ने गुलदारों को इंसानी आबादी की तरफ आने के लिए मजबूर कर दिया है। जब इसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा तो इंसानी बस्तियों की तरफ ये ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि इंसान जो है बड़ी इजी अप्रोच है, 2 कदम भागेगा ये 1 सेकंड में पकड़ लेगा। जानवरों को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, पहाड़ पे भागना है, नीचे उतरना है, तो इस वजह से इसे जो अपना खाना नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से भाई उसे तो पेट भरना ही है अपना, तो इस वजह से इंसानी बस्तियों की तरफ जा रहा है। और बिगड़ते इकोसिस्टम को पटरी पर लाने के लिए ठोस प्लान तैयार नहीं हुआ तो तय है कि इसकी कीमत इंसानों को ही चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में ये खतरा घनी इंसानी आबादी की तरफ भी रुख करेगा। तब शायद हालात और ज्यादा बेकाबू होने लगेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो हालात वाकई चिंताजनक बन गए हैं, इस पर एक ठोस प्लान की जरूरत है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। News 18 India